Welcome to the first notes video about the French Revolution. Let's start. तो 1774 में लुई 16 जो कि बर्बन फैमिली से था, जो कि फ्रांस की रूलर थी काफ़ी सालों से, उसने थ्रोन असेंड किया at the age of 20 years. He was a perfect gentleman, as many writers have called him, but was not an able ruler. At that time, the society of France was divided into three estates. The first estate consisted of the clergy or the church. The second estate consisted of the nobility or the knights and all the ruling class. And the third estate consisted of peasants, artisans, and all other poor people. The problem with this was the third estate constituted 90% of the population, but they were the only estate that had to pay the taxes. Both the clergy and the state collected taxes from them. The clergy collected a tax called tithes from them, while the state collected a tax called tails from them. The second estate too, that is the nobility, collected feudal dues, in which they had to provide free labor to their feudal lords. अब हम देखते हैं कि मिडिल क्लास जो एक इमर्ज हो रही थी उस थर्ड एस्टेट से, तो हुआ क्या कि 17th सेंचुरी के एंड आते आते, जैसा आप सब जानते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन जैसी कंट्रीज अपनी कॉलोनी स्प्रेड कर रही थी पूरे वर्ल्ड में. इसी के कारण ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ काफ़ी. तो फ्रांस के ट्रेडर्स भी वहाँ ट्रेड करते और वो मिडिल क्लास का पार्ट बनते जा रहे थे. न सिर्फ ट्रेड बल्कि कॉलोनीज के आने से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स भी बहुत बढ़ गई. कुछ ही सालों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी शुरू हो गया था, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से भी इस मिडिल क्लास में लोग आने लगे. तो जब लोग मिडिल क्लास में ज्वाइन किए तब उन्हें लगा कि ये सिस्टम तो गलत है. तो उन्होंने काफ़ी सारे टेक्स्ट्स लिखना शुरू किए. हमें 3 राइटर्स का नाम दिया है एनसीईआरटी ने, जॉन लॉक, रोसियो और मॉन्टेस्क्यू. जॉन लॉक ने ट्रूटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट लिखा था, जिसमें वो किंग के एब्सोल्यूट राइट के खिलाफ लिखते हैं. रोसियो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, जिसमें वो गवर्नमेंट को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर बनाना चाहते थे. वहीं मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा था, जिसमें उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर की बात की थी. जैसा हम अभी देखते हैं कि द एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट, द legislature is different and the judiciary is different. So that system was adopted by the Americans when they formed their constitution. Americans की बात आ ही गई है, तो यहाँ पर the American War of Independence added 1 billion livers to the debt. So 13 American colonies declared their independence from Britain. तो जब उन्होंने वो किया तो फ्रांस ने देखा कि उसकी ओपोनेंट जो ब्रिटेन थी उसके खिलाफ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने यूएसए की कॉलोनीज़ को सपोर्ट किया ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस लेने में. पर इससे फ्रांस को बहुत ज़्यादा डेट झेलना पड़ा और 1 बिलियन लिवर्स ऐड हो गए. अब बात करते हैं एस्टेट्स जनरल के बारे में. तो जैसा मैंने आपको कहा था, फ्रांस की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो वहाँ के किंग को एक असेंबली की राय लेनी पड़ती थी किसी भी नए टैक्स या लॉ को लाने के लिए. इट वॉज अ प्रीमैच्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वी कैन से. तो एस्टेट्स जनरल में ये 3 एस्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसा था कि पहले और दूसरे एस्टेट 300 मेंबर्स ईच भेजते थे, पर उन दोनों के पास एक और एक वोट रहते थे. वहीं द थर्ड एस्टेट सेंट 600 मेंबर्स, पर उनको भी सिर्फ एक ही वोट दिया गया था. तो वहाँ से थर्ड एस्टेट के लोगों ने किंग से डिमांड की कि वो उन्हें भी इक्वल वोटिंग राइट्स दे. पर होता क्या था कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो वो किसी भी नए टैक्स के सपोर्ट में ही वोट करते थे, क्योंकि सारा टैक्स तो ऐसे भी थर्ड एस्टेट को ही देना था. थर्ड एस्टेट चाह कर भी इस सिस्टम को नहीं बदल पा रहा था. पर जब इक्वल वोटिंग राइट्स के बारे में मांग हुई तो किंग ने उस असेंबली को लॉक कर दिया था. तो वो लोग बाहर आए और टेनिस कोर्ट में एक ओथ लिया, जिसे हम द टेनिस कोर्ट ओथ मानते हैं. वहाँ पे एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर हुई, जिसको लीड कर रहे थे मिराबियो और एबेसियस. मिराबियो एंड एबेसियस वर नॉट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट. मिराबियो एक प्रीस्ट, एक नोबल थे, और एबेसियस एक प्रीस्ट थे. मतलब मिराबियो सेकेंड एस्टेट के थे और एबेसियस फर्स्ट एस्टेट के थे, पर उन्होंने इनका सपोर्ट किया. 14 जुलाई को बैस्टिल्स की प्रिजन को स्टॉर्म करके लोगों ने उसे तोड़ दिया.
बेस्टिल्स के प्रिजन में कहा गया था कि काफ़ी सारे वेपन्स की सप्लाई रखी है किंग ने, जो कि वो यूज़ करेंगे एजिटेटर्स के खिलाफ। अगला टट्यू और मेनर का मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है, एक कैसल या स्टेटली रेसिडेंस, और मेनर लॉर्ड्स के लैंड और उसके मैंशन जहाँ पे वो लोग रहते थे। फिर उसके बाद August 4, 1789, the National Assembly abolished feudal system. So this date is important, August 4, 1789, जब नेशनल असेंबली ने सारे फ्यूडल ड्यूटीज़ और लैंड को कन्फिस्केट कर लिया, क्लर्जी को अपने प्रिविलेजेस छोड़ने पड़े, टिट्स को भी अबॉलिश कर दिया गया। 1791 में नेशनल असेंबली कंप्लीट की अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, पर इसमें सिटीजन्स को दो पार्ट में बांटा गया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सिटीजन्स वही थे जो 3 डेज के टैक्स के बराबर टैक्स देते थे और 25 ईयर्स के ऊपर थे, और सिर्फ मेन को वोटिंग राइट्स दिया गया, वुमेन को नहीं। आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो इसमें राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नेचुरल और इनएलिएबल राइट्स कहा गया। मतलब किसी भी कंडीशन में स्टेट इन राइट्स को लोगों से छीन नहीं सकती थी। अगला नाम आता है जीन पॉल मरात का। इसे काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। इन्होंने लैमी डू पीपल करके एक न्यूज़पेपर लिखा था, जिसमें इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिच कहा था। मतलब फ्रांस के लोग अभी भी इस कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे, क्योंकि इसने सिर्फ रिच लोगों को ही वोटिंग राइट्स दी थी। अगला आता है ये broken chain, bundle of rods, eye with a triangle, scepter, snake biting its tail, red Phrygian cap, blue white red, winged woman और law tablet। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके मीनिंग्स आपको याद रखने चाहिए। तो ये क्यों यूज़ किया गया था? जो लोग वहाँ इलिटरेट थे फ्रांस में, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाएँ, इसीलिए लॉ टैबलेट के ऊपर ही इन सिम्बल्स को यूज़ किया गया था। 1792 में फ्रांस ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की। ये क्या हुआ था कि जब फ्रांस के एम्परर को डिपोज किया गया, तो बाकी कंट्रीज़ को डर लगा कि अब अगला रिवोल्यूशन उनके कंट्री में आएगा, इसीलिए वो फ्रांस के खिलाफ एक प्लॉट बनाने लगे ताकि वो फ्रांस की इस रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को हटा सके। तो इससे पहले कि वो कंट्रीज़ फ्रांस पे वॉर डिक्लेयर करती, फ्रांस ने ही उन पर वॉर डिक्लेयर किया और लड़ाई करनी शुरू कर दी। वहाँ पर नेशनलिज्म का काफ़ी विकास हुआ। क्लास 10th में आप पढ़ेंगे नेशनलिज्म के बारे में। तो मर्सेलिस नाम की इस एंथम को गाया गया, जिसे रॉजर दे ला इसले ने लिखा था। यह अभी भी फ्रांस का नेशनल एंथम है। अब बात आती है जैकोबिन क्लब की। जैकोबिन क्लब का नाम आता है कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस से। ये स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स, सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स का क्लब था। तो हुआ क्या, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो वोटिंग राइट सिर्फ रिच को दी थी, तो पुअर पीपल को अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऐसे क्लब्स बनाने पड़े थे, ऐसे न्यूज़पेपर्स बनाने पड़े थे। इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे, और इन लोगों को सैंस कुलर्ट्स कहा जाता था, विदाउट नी ब्रीचेस। विदाउट नी ब्रीचेस क्यों? क्योंकि नी ब्रीचेस सिर्फ रिच लोग पहनते थे, तो ये खुद को उन लोगों से अलग दिखाना चाहते थे, इसीलिए इन्हें सैंस कुलर्ट्स का दर्जा दिया गया। 1792 में इन्होंने पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज को स्टॉर्म किया, इलेक्शन को होल्ड किया, और अब से 21 ईयर्स से ऊपर के सभी लोगों को वोटिंग राइट दिया गया। मतलब इन्होंने और भी ज़्यादा इक्वालिटी लाने की कोशिश की फ्रांस में। अगला एक कन्वेंशन सेटअप किया, जो कि एक इलेक्टेड असेंबली थी। ये इलेक्टेड असेंबली 21 ईयर्स के अबव एज के सभी लोगों ने इलेक्ट की थी। 2 सितंबर 1792 को इन्होंने मोनार्की को अबॉलिश किया। तो इसके पहले सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी फ्रांस, पर अब फ्रांस एक रिपब्लिक था। 1793 को लुई 16 को एग्जीक्यूट किया गया प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड में, और जल्द ही उनकी वाइफ मैरी एंटोइनी के साथ भी यही हुआ। रेन ऑफ टेरर। तो हुआ क्या कि जब रिपब्लिकन गवर्नमेंट सेटअप कर ली गई थी, रॉबेस्पियरे काफ़ी फियरफुल हो गया लोगों का। उसे लगने लगा कि हर इंसान रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट है। उसने काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया, उन्हें ब्रूटली मार दिया गया। और पर वो चाहता था इक्वालिटी सेटअप करना फ्रांस में इन दी एंड, तो उसने कई सारे लॉज लाए, जैसे इक्वालिटी ब्रेड और
और लोगों को ला सिटोयन कहने का। तो पर लास्टली जुलाई 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे को भी ट्रेचरी के आरोप में पकड़ा गया और उसे भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, जो कि गिलोटीन के जरिए किया जाता था। गिलोटीन एक मशीन होती है जो कि हेड को कट करने के काम आती है, तो इसे ही यूज़ किया जाता था टू गिव अ पेनलेस डेथ। अगली बात आती है डायरेक्टरी की। तो हुआ क्या, क्योंकि रॉबेस्पियरे की गवर्नमेंट गिर गई थी तो वहाँ एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बन गया। तो मिडिल क्लास उस वैक्यूम को पकड़ा और वहाँ एक डायरेक्टरी सेटअप कर दी, जिसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी और एक डायरेक्टरी होती थी 5 मेंबर्स की, ताकि पावर किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट ना हो सके। पर ये डायरेक्टरी बहुत बुरी तरह से फेल कर गई। होता क्या था कि डायरेक्टरी के मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड करना चाहते थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डायरेक्टरी के मेंबर्स को। तो इससे तू मैमे का खेल शुरू हो गया था, जिसके कारण लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन और केओस झेलना पड़ा। इसी से निकल कर आया था नेपोलियन, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अगला वुमेन के बारे में एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। तो हुआ क्या, इस पूरे रिवॉल्यूशन को मेन ने डोमिनेट कर रहा था। हमने देखा कि जैसे पहले रूलर्स आए उन्होंने वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दी, जो सेकेंड आए उनका भी लीडर एक मैन था और उन्होंने भी वुमेन को बहुत राइट्स नहीं दी, वोटिंग राइट्स उन्हें तब भी नहीं मिली थी। तो वुमेन अपनी सोसाइटीज़ और अपने न्यूज़पेपर्स बनाने लगे। वो काफ़ी पार्टिसिपेशन किया था उन्होंने। जो हम जानते हैं पैलेस ऑफ वर्सेल पे सीज, उसको भी वुमेन लोगों ने ही लीड किया था। पर जब उन्हें राइट्स नहीं दी गई तो वो काफ़ी एजिटेटेड थी। उन्होंने पब्लिकेशंस लिखनी शुरू की और विरोध करना शुरू किया, जिसे सफ्रेजेट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ओलम्प डे गोग्स का नाम आता है, जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इन्होंने वुमेन के राइट्स को हाईलाइट किया था। पर अनफॉर्चुनेटली द रीन ऑफ टेरर में 1793 में उन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। लास्टली 1946 में जाकर फ्रांस की वुमेन को वोटिंग राइट्स मिला था। स्लेवरी की बात भी ऐसे ही आती है। तो हुआ क्या कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया तो बात आई कि क्या सिर्फ फ्रांस के लोगों के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है जिसमें फ्रीडम और इक्वालिटी है, या फिर उन सभी लोगों के लिए जो फ्रांस की कॉलोनीज़ में भी रहते हैं। वहाँ पर काफ़ी स्लेवरी देखी जाती थी। फ्रांस की कॉलोनीज़ जैसे मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो पे स्लेव्स भेजे जाते थे अफ्रीका से। तो एक काफ़ी रोबस्ट ट्रेड नेटवर्क बन गया था स्लेवरी का। 1794 में कन्वेक्शन फ्री कर दिया था सभी स्लेव्स को, पर 1804 में जब नेपोलियन वापस आया तो उसने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। स्लेवरी लास्टली 1848 में हटी थी फ्रांस से। अब नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा, तो नेपोलियन एक जनरल था आर्मी में, जो कि इटली का कैंपेन लीड किया था कुछ सालों पहले। फ्रांस का जो कैंपेन था इटली पे उसे, तो वो पहले इलेक्ट होकर आया गवर्नमेंट में और उसने गवर्नमेंट में कुछ रेडिकल चेंजेस लानी शुरू की। उसने खुद को किंग क्राउन कर लिया था 1804 में और वो डिफीट हुआ था 1815 बैटल ऑफ वाटरलू में। क्लास 10th में जाकर आप पढ़ेंगे द बैटल ऑफ लीप्जिग जो 1813 में हुआ था, वो उसकी पहली डिफीट थी बड़ी, जिसके बाद उसे कुछ दिनों के लिए एग्जाइल किया गया था, पर वो वापस आया तो उसे 1815 में फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में हराया गया था। मैंने यहाँ लिखा है द नेपोलियन वॉज सेंट टू सेंट हेलेना आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू, तो उसे यहीं पे एग्जाइल किया गया था। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया पर कुछ स्टेट्स के क्वेश्चंस में आ चुका है। 1815 द वियना कांग्रेस, यहाँ पे चार्ल्स 10 को किंग बनाया गया बर्बन डायनेस्टी के। ये एनसीईआरटी में नहीं है क्लास 9th के, पर क्लास 10th में आपको इस बारे में पढ़ना होगा। इंडिया में राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान इस इवेंट से इंस्पायर्ड थे। तो इसी के साथ फ्रांस के बारे में हमने पूरी बात पढ़ ली। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द रशियन रिवॉल्यूशन. इट विल बी रिलीज्ड ऑन Tuesday, and after that the video on Nazism or a chapter of geography will be released on Thursday. I'll inform you in the video about the Russian Revolution. Thank you and have a nice day.